उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ पार्ट को पढ़ा था, तो अगले पार्ट की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं MSS। तो MSS को समझते हैं कि क्या होता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ये होता क्या है, क्या कि जब कोई भी विदेशी क्या करता है, FDI के तहत भारत में निवेश करता है। कोई भी विदेशी FDI के तहत भारत में निवेश करता है, तो विदेशी भारत में तब निवेश करता है, देखता है कि भारत में जो मार्केट की स्थिति है वो बूम करने वाला है, नहीं बहुत ज़्यादा बिक्री होने वाला है। तो विदेशी ये सब देखने के बाद वो निवेश कर देता है भारत की कंपनी में। तो विदेशियों के द्वारा भारत के कंपनी में निवेश कर दिया जाता है, जिससे भारतीय कंपनी एकदम बूम कर जाती है। लेकिन जैसे ही विदेशी को लगता है कि भारत में मार्केट की स्थिति खराब होने वाली है, तो वो अपना पैसा क्या कर लेती है, उस कंपनी से निकाल लेती है, यानी कंपनी में जो शेयर खरीदी होती है उसको वापस ले लेती है। जिसके कारण क्या होता है कि भारत की जो कंपनियां हैं नीचे धड़ाम से गिर जाती है। तो ये भारत के लिए तो बहुत बुरा होने वाला स्थिति है। तो अब यहाँ RBI सोचती है कि क्यों ना कुछ ऐसा स्कीम लाया जाए कि विदेशी कंपनी जो भारतीय कंपनी का शेयर खरीद लेती है जब मार्केट की स्थिति अच्छी होती है तब, और जैसे ही देखती है खराब है तो वापस ले लेती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा किया जाए कि भारतीय मार्केट को धड़ाम से गिरने से बचाया जाए। ठीक, तो इस चीज को समझते हैं। तब क्या करता है कि कोई विदेशी कंपनी जब भारत में इन्वेस्ट करती है, तब RBI बीच में आती है और कहती है कि मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी भारत में 1000 रुपए का शेयर खरीदता है, नहीं, तब RBI विदेशी कंपनी को कहती है कि आप जो इस 1000 रुपया है, इसमें से आप 700 रुपए का शेयर खरीद लीजिए और 300 रुपए का जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लीजिए। नहीं, तो ये तो आप ही का रहेगा, जब आपको इच्छा होगा तो ले लीजिएगा। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ समय के लिए होता है, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, नहीं। तो इससे क्या होगा कि मार्केट जो धड़ाम से गिर जाता था वो अब नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसका 300 रुपया जो बचा हुआ है वो तो RBI के पास फंसा रहेगा। तो RBI जो है MSS को लाने के लिए, RBI जो है MSS को भारतीय बाजार को धड़ाम से न गिरे, यानी कि भारतीय बाजार की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए MSS को लाया, यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को लाया। तो इस तरह से RBI के द्वारा जो है MSS को लाया गया है। नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग MSS को समझ गए होंगे। तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, टर्म रेपो। टर्म रेपो क्या होता है? टर्म रेपो क्या होता है, इस चीज को समझते हैं कि टर्म रेपो क्या होता है। इस चीज को समझते हैं कि क्या होता है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक जब RBI से ऋण लेती है, रेपो रेट पे लेती है, नहीं, तो अब मान लीजिए कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक RBI से रेपो रेट पे ऋण ले चुकी है, नहीं, और उसको फिर से ऋण लेना है, तो रेपो रेट पे तो नहीं RBI देगी। तो आप लोग कहिएगा कि सर नहीं देगी तो कोई बात नहीं है, MSF पे ले लेंगे। नहीं, MSF पे ले लेंगे, लेकिन MSF पे जो है ओवरनाइट के लिए, यानी 1 दिन के लिए ऋण लिया जाता है, और बैंक को चाहिए था ऋण 6 से 7 दिन के लिए ऋण चाहिए था, नहीं, 6 से 7 दिन के लिए ऋण चाहिए था, तो कैसे होता? तो तब फिर कहिएगा आप लोग कि इससे नहीं, MSF पर जैसे 1 दिन लेंगे
फिर लेंगे फिर देंगे, फिर लेंगे फिर देंगे, नहीं ऐसे करके। लेकिन बीच में तो सेकेंड सैटरडे भी तो आता है, बीच में सेकेंड सैटरडे भी तो आता है और संडे भी तो आता है, लेकिन आपको ऋण चाहिए था 6 से 7 दिन के लिए। नहीं तो क्या होगा कि तब जो है कॉमर्शियल बैंक जो ऋण लेगी वो टर्म रेपो पे आरबीआई से ऋण लेगी। ठीक है, इसको आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि महीने में 4 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, मान लीजिए 4 दिन तो आना तय है। जैसे 4 फ्राइडे होगा, कभी किसी किसी मंथ में 5 फ्राइडे होगा या 5 सैटरडे होगा, लेकिन 4 तो श्योर है कि 4 फ्राइडे आना ही है। जैसे मान लीजिए कि ये 4 फ्राइडे है, ठीक, ये सेकेंड फ्राइडे और ये 4th फ्राइडे, ठीक। तो इसको जो होता है ये सेकेंड फ्राइडे को वर्किंग फ्राइडे या रिपोर्टिंग फ्राइडे कहा जाता है और 4th फ्राइडे को भी वर्किंग फ्राइडे या रिपोर्टिंग फ्राइडे कहा जाता है। ठीक, तो एमएसएफ पे कोई बैंक जब ऋण लेती है आरबीआई से तो वो ना तो सेकेंड फ्राइडे को ले सकती है और ना ही 4th फ्राइडे को ले सकती है। क्यों? क्योंकि जो होता है सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे को बैंक बंद होती है, तो और एमएसएफ पे 24 घंटे के लिए ही ऋण मिलता है, तो नहीं मिलेगा एमएसएफ पे ना सेकेंड फ्राइडे को और ना ही 4th फ्राइडे को। या अगले दिन अगर बैंकों की छुट्टी होने वाली है, बैंकों में छुट्टी होने वाली है, तो भी एमएसएफ पे ऋण नहीं मिलेगा उस दिन। ठीक, तो अब क्या होगा इस चीज को समझते हैं कि समझिएगा यहां ध्यान से, टर्म रेपो को समझाने जा रहे हैं, टर्म रेपो को। तो अब यहां पे क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 7 दिन 14 दिन 21 दिन 28 दिन, ठीक। तो इसलिए हम वर्किंग फ्राइडे या रिपोर्टिंग फ्राइडे इसलिए कहे हैं कि जो भी मतलब कि जो भी कार्य होगा, नहीं यहां से यहां तक जो भी कार्य होगा, तो जितने भी कार्य होंगे यानी कि 14 दिन, नहीं यहां से यहां तक का जो कार्य होगा 1 से 14 दिन के कार्य को आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक को रिपोर्ट करना होता है। नहीं तो 14 दिन में रिपोर्ट करना होता है। तो टर्म रेपो पे कैसे उधार लेंगे, नहीं इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सारे बैंक भारत में जितने भी बैंक है, नहीं सभी का एनडीटीएल 14 दिन का, मैं सभी बैंकों का एनडीटीएल 14 दिन का जितना भी होगा, सभी बैंकों के 14 दिन का एनडीटीएल जितना भी होगा उसका 0.75% जो है वो आरबीआई ऋण दे सकती है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक, तो इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो 14 दिन का एनडीटीएल हुआ, मान लीजिए कि 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया हुआ, मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपया हुआ, और उस 14 दिन का एनडीटीएल मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया हुआ। ठीक, 100 करोड़ रुपया हुआ और आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंकों को कहती है कि हम जो है ये 100 करोड़ रुपया ऋण बांटेंगे, नहीं हम ऋण बांटेंगे। तो ये कैसे बांटेगी इस चीज को हम समझते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे कि मान लीजिए 100 करोड़ है, मान लीजिए 5 बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, नहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, मान लीजिए कि 5 बैंक है और सभी बैंकों को 25 करोड़ रुपए का ऋण चाहिए, 25 करोड़ रुपए का ऋण चाहिए सभी बैंकों को, 25 करोड़ रुपए का ऋण चाहिए और आरबीआई बोलती है कि हम 100 करोड़ ही ऋण बांटेंगे। तो यहां पे क्या होगा, अब इसका टाइमिंग क्या होगा टर्म रेपो को,
टर्म रेपो का टाइमिंग जो होगा वो टाइमिंग होगा 1:30 से लेकर 2 PM के बीच होगा। नहीं, अब इसी समय सभी बैंक जो है अपने पोर्टल पे जाके, अपने ई पोर्टल पे जाके ई कुबेर या धन कुबेर पे जाके अपना लॉगिंग आईडी पासवर्ड डाल करके खोल के बैठेगी और इतना से इतना के बीच ऑक्शन होगा, नीलामी होगा। ठीक, तो नीलामी कैसे होगा? जैसे कि जो भी बैंक रेट हो, जैसे मान लीजिए कि अभी बैंक रेट 4.65% है, नहीं तो नीलामी शुरू होगा। यहाँ पे नीलामी शुरू होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि SBI बोला 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा बोला 8%, बैंक ऑफ इंडिया बोला 6%, मतलब इस तरह से बढ़ते चला गया। मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया कि 11%। ठीक, और SBI कहता है कि नहीं 15%। अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी, नहीं सबकी बोलती बंद हो जाएगी और SBI 25 करोड़ रुपया ऋण लेकर टाटा बाय बाय करते हुए वहां से निकल जाएगी। क्यों? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया, क्योंकि उसको जरूरी था इसलिए लिया। ठीक, अब उसके पास मान लीजिए कि टाइम, अब कहिएगा कि सर टाइम समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो टाइम समाप्त हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि ऋण बांटते फिर भी RBI के पास 25 करोड़ रुपया बच गया और RBI कहती है कि हम 25 करोड़ रुपया और बांटेंगे। नहीं, तब क्या होगा? हम लोग जो पढ़े थे ये 4 फ्राइडे, तो अब ये क्या होगा कि 4 फ्राइडे को जो हम लोग पढ़े थे, तो ये 2nd फ्राइडे, ये 4th फ्राइडे, नहीं तो 2nd फ्राइडे को क्या होगा? नीलामी होगा। 2nd फ्राइडे को नीलामी होगा और जिसको भी जरूरत होगा ऋण लेके वहां से टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाएगा। ठीक, अब बाकी जो मान लीजिए कि बाकी 25 करोड़ रुपया बचा, तो वो थर्ड फ्राइडे को फिर से ऑक्शन होगा और जो जीतेगा, जो ऑक्शन में जीतेगा उसको ये ऋण मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहां बात होता है क्या कि टर्म रेपो पे जो ऋण मिलता है वो 2nd फ्राइडे को और 3rd फ्राइडे को मिलता है। अब यहां से यहां तक देखिए, अब जो 2nd फ्राइडे को ऋण लिया होगा, जो व्यक्ति 2nd फ्राइडे को ऋण लिया होगा, यहां से यहां तक आने में 14 दिन लगेंगे। नहीं तो जो 2nd फ्राइडे को लिया है उसको भी 14 दिन में वापस करना है और जो 3rd फ्राइडे को लिया है उसको भी 4th फ्राइडे को वापस करना है। यानी इसको कितना डेज मिलेगा? 7 डेज और इसको 14 डेज, यानी 14 दिन। तो यहां पे ये होता है कि टर्म रेपो पे मैक्सिमम जो है 14 दिन के लिए ऋण दिया जाता है और मिनिमम 7 दिन के लिए ऋण दिया जाता है। तो इस तरह से RBI को टर्म रेपो लाने की जरूरत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको नोट्स, एक बढ़िया सा नोट्स बनाकर इसको दिमाग में रख लीजिएगा। नहीं, हम 1 लाइनर नहीं बताए हैं क्योंकि जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोग खुद से ही निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन YouTube पे आज 1 लाइनर का ही भरमार हो चुका है और उसी में बच्चे खुश रहते हैं। ठीक, तो जिसको जैसा लगता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है, जिसको जिस तरह से पढ़ने की इच्छा होती है, लोग पढ़ता ही है। तो उम्मीद आज आप लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति समाप्त होता है। ठीक, तो अब हम लोग अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स के दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा सकें।